नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है पाचक ग्रंथियां। हमने पिछले 3 वीडियोस में जान लिया था कि मानव पाचन तंत्र 2 चरणों में संपन्न होता है। 2 चरणों में एक तो आहारनाल होता है, इसका भाग। आहारनाल में हमने क्या क्या पढ़ा, इसके प्रमुख भाग पढ़े। जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा तक हमने पढ़ लिया था। यानी इसके जो प्रमुख भाग थे वो कंप्लीट हो गए। आज का हमारा टॉपिक है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां जो होती है मानव पाचन तंत्र की, वो 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो आहारनाल होता है ये एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होती है। ये मुख से चालू होती है, फिर बकल कैविटी आती है। फिर बकल कैविटी आने के बाद में यहाँ पर जो नासा छिद्र है वो यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर बन जाती है ग्रसनी। और जब ग्रसनी बन जाती है उसके बाद में आती है ग्रासनाल, जो 25 सेंटीमीटर होती है और वो आमाशय को जोड़ती है। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है, यानी आमाशय तक भोजन पहुंच जाता है। ये आमाशय तक भोजन पहुंच गया। उसके बाद में आती है छोटी आंत। यहाँ पर ग्रहणी शुरू होती है, यहाँ पर पाचन होता है। पाचन कैसे होता है? यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो डायफ्राम के नीचे यकृत पड़ा होता है, आमाशय के बगल में ये जो यकृत होता है, यहाँ से इसका पित्त रस आता है और जो अग्नाशय ग्रंथि है वहाँ से इसका अग्नाशयी रस आता है। कहाँ पर? ग्रहणी पर। तो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थ में बदल जाते हैं, यानी यहाँ पर पाचन हो जाता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। यानी अभी तक क्या हुआ, यहाँ पर यदि स्टार्च है तो उसको ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा। किसके द्वारा? टाइलिन द्वारा। टाइलिन द्वारा कहाँ बदलते हैं? ये यहाँ पर बकल कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये अपनी लार स्त्रावित करती हैं, जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है। अभी हम बात करेंगे लार ग्रंथि में, और यकृत और अग्नाशय के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन से पदार्थ स्त्रावित करते हैं और किस प्रकार इनकी क्रियाविधि होती है। तो ये अपने पदार्थ यानी लार यहाँ पर बकल कैविटी में स्त्रावित करते हैं। यहाँ पर टाइलिन का स्त्रावण होता है, जिससे स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। और यहाँ पर आमाशय में तो पाए ही जाते हैं पेप्सिन और रेनिन, और उसके अलावा जो और भी पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनका पाचन ग्रहणी में होता है। उसके बाद में आ जाती है छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो कहाँ पर जुड़ती है? बड़ी आंत के सिक्कम भाग में। अब यहाँ पर छोटी आंत है, उसके बाद में यहाँ पर चालू हो जाती है बड़ी आंत। तो ये हमने कुछ आहारनाल की स्ट्रक्चर इस प्रकार पढ़ी थी, इनके बारे में भी जान लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर जो ग्रहणी में पाचन होता है यकृत और अग्नाशय के द्वारा, और बकल कैविटी मुख गुहा में जो लार ग्रंथि द्वारा जो लार स्त्रावित किए जाते हैं, जो पाचक रस स्त्रावित किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला चालू कर लेते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि यानी स्लेवरी ग्लैंड्स। मानव में जो बकल कैविटी होती है वहां पर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों की संख्या की बात करें तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी का मतलब टोटल 6 कहाँ पर पाई जाती है अभी हम बात करेंगे। ये जो 3 जोड़ी होती हैं, यानी इनकी 3 प्रकार होते हैं लार ग्रंथि के, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। और लार ग्रंथि बहिस्त्रावी होती हैं। ये आपको याद रखना है कि ये बहिस्त्रावी होती हैं, यानी एक्सोक्राइम होती हैं। बहिस्त्रावी या एक्सोक्राइम किसे कहते हैं? वह ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है, यानी कोई भी ग्रंथि है वो नलिका युक्त होगी। जैसे ये कोई ग्रंथि है, अब इसे अपना पाचक रस या फिर कोई भी जहां इससे जो रस स्त्रावित होगा वो यदि इस अंग में डालना है
तो इस अंग में डालने के लिए यहाँ पर एक डक्ट पाई जाएगी, नलिका पाई जाएगी, और ये इस रस को इस नलिका यानी डक्ट में डाल देगी। यहाँ पर ये ऑर्गन है और ऑर्गन में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार की जो ग्रंथि होती है यानी डक्ट के साथ या नलिका युक्त जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और दूसरा आता है अंतःस्त्रावी या एंडोक्राइन। वो कैसी होती है, जैसे ये कोई ग्रंथि है, इसे अलग पेन से बना लेते हैं, ये कोई ग्रंथि है। अब इस ग्रंथि को इस ऑर्गन में क्या पहुंचाना है, अपना हार्मोन पहुंचाना है, अपना पित्त रस इसमें अपना जो रस स्त्रावित करेगी उस रस को पहुंचाना है। सामान्यतः जो एंडोक्राइन होती हैं यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो हार्मोन स्त्रावित करती हैं। जैसे ये जो ग्रंथि है ये कौन सी है, एंडोक्राइन ग्रंथि है, तो इसके द्वारा जो रस स्त्रावित होगा उसे हम क्या कहेंगे, हार्मोन कहेंगे। अब ये हार्मोन यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर तो डक्ट भी नहीं है, तो अब कैसे पहुंचेगा, यहाँ पर इसको पोषण प्रदान करने के लिए ये जो वाहिनी आ रही है यहाँ पर ये हार्मोन इस वाहिनी में अपना हार्मोन डाल देगा। अब ये वाहिनी सारे शरीर में पहुंच जाएगी, कोई भी वाहिनी है वो सारे शरीर में पहुंच जाती है। उसके बाद में जो सारे शरीर में वो हार्मोन पहुंच जाएगा यानी इस ऑर्गन तक भी पहुंच जाएगा वो हार्मोन। तो इस ऑर्गन को यदि हार्मोन की ज़रूरत होगी, यदि उस रस की ज़रूरत होगी तो ये इसे ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार ये जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं यानी एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन स्त्रावित करती हैं और वो सीधे ही अपना हार्मोन रक्त वाहिनी में डाल देती हैं और रक्त वाहिनी से वो ऑर्गन में पहुंच जाता है। यानी इनमें नलिका नहीं पाई जाती। सीधी सी बात कि जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं उनमें नलिका नहीं पाई जाती है और जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं उनमें नलिका पाई जाती है। तो ये जो लार ग्रंथियां ये कैसी हैं, बहिस्त्रावी हैं, यानी लार ग्रंथि में भी नलिका पाई जाती है। लार ग्रंथि की अगर हम स्थिति की बात करें तो लार ग्रंथियां मानव में अभी हमने बताया 3 जोड़ी पाई जाती हैं, एक तो लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो हमने यहाँ पर एक साइड का दिखाया है, एक साइड में ये 3 ग्रंथियां हैं। एक तो यहाँ पर पाई जाती है जिह्वा के नीचे जिसे हम अधोजिह्वा या सबलिंगुअल कहते हैं। दूसरी पाई जाती है यहाँ पर, ये जो हमारा गाल है इसके बीच में पाई जाती है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं अधोजंब यानी सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिला और मैंडिबल के बिल्कुल बीच में पाई जाती है, यानी ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में बीच में पाई जाती है। तो इसे हम सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल कोई सा भी कह सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो कर्ण के साइड में पाई जाती है, ईयर के साइड में पाई जाती है, जिसे हम कर्णपूर्व या पेरिटोइड कहते हैं। तो इस तरह से एक साइड में कितनी ग्रंथियां हो गई, 3 ग्रंथियां हो गई, अधोजिह्वा, अधोजंब और कर्णपूर्व। इसी प्रकार दूसरी साइड में 3, तो यहाँ पर कितनी ग्रंथियां हो गई, टोटल 3 जोड़ी यानी 6। अब ये जो लार ग्रंथियां हैं 6 की 6, ये एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक लार स्त्रावित करती हैं। ये आपको याद रखना है कि जो लार ग्रंथियां हैं वो 1 से 1.5 लीटर तक स्त्रावित करती हैं। इस लार में 99% तो वाटर होता है, जल होता है। जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं जिन्हें हम यदि अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं तो वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राहम पॉजिटिव जीवाणु। उन ग्राहम पॉजिटिव जीवाणु को, ये जो ग्राहम पॉजिटिव जीवाणु हैं इनकी बाह्य भित्ति को, बाहर की जो भित्ति है उसको लाइसोजाइम अपघटित कर देता है, यानी उसको तोड़ देता है, जिससे वो जीवाणु मर जाते हैं। यानी जो लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो हमें क्या करता है, बैक्टीरिया से बचाता है, बैक्टीरिया का किल करता है। इसके अलावा हमें पता है एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम।
ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। यानी जब हम भोजन में चावल खाते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है उसे टाइलिन एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। जो यही कारण होता है कि जब हम चावल ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो हमें मीठे लगने लगता है। क्यों लगने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसे टाइलिन एंजाइम, ये टाइलिन एंजाइम किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। और ग्लूकोज हमें मीठी लगती है क्योंकि ये एक प्रकार की प्राकृतिक शर्करा है। इसमें एंटीबॉडी IgA भी पाई जाती है, एंटीबॉडी IgA भी पाई जाती है। और जो लार ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा स्त्रावित जो लार होता है वो क्या करता है, हम भोजन खाते हैं वो लार उसमें मिल जाता है, यानी भोजन को क्षारीय माध्यम में कर देता है। तो लार का कार्य भी है कि ये भोजन को क्षारीय माध्यम में कर देता है। अगली जो पाचक ग्रंथियां हैं उन्हें हम एक साथ ले रहे हैं, यकृत और अग्नाशय, यानी लिवर और पैनक्रियाज को एक साथ ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये दोनों ही ग्रंथियां अग्नाशय जो ग्रहणी होती है, जहाँ पर सर्वाधिक पाचन होता है, उसमें अपना एंजाइम स्त्रावित करते हैं, अपने रस स्त्रावित करते हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे यहाँ पर ग्रहणी है, आमाशय से आ रही ग्रहणी, ग्रहणी के इस तरफ यानी जो ग्रहणी होती है वो पैनक्रियाज को घेरे रखती है। और ग्रहणी के ऊपर यानी जो आमाशय होता है उसके बगल में क्या पाया जाता है, यकृत पाया जाता है। यानी जो ग्रहणी होती है वो यकृत और अग्नाशय के द्वारा घिरी हुई होती है। ये जो यकृत होता है ये पालित होता है, यानी पालियों में विभक्त होता है। जैसे इस तरह से इसमें पार्ट्स बने हुए होते हैं। ये यकृत पालियों में विभक्त होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि यकृत से पित्त रस आता है, बाइल आता है, पित्त रस आता है। तो पित्त रस संग्रहण करने के लिए यहाँ से दो नलिकाएं निकलेंगी, एक तो लेफ्ट पार्ट से, एक राइट पार्ट से, यहाँ से और यहाँ से। यानी यहाँ पर बाइल कलेक्ट कर लिया है। अब बाइल कलेक्ट करने, पित्त रस कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये जो बाइल होता है ये कहाँ पर आ जाता है, ग्रहणी में आ जाता है। अब सीधे ग्रहणी में नहीं आता है, ग्रहणी में कब आता है, जब पाचन होता है, जब कोई भोजन आता है तब होता है। तो जब तक भोजन नहीं आता है तब तक ये बाइल स्टोर हो जाता है। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है ग्रीन कलर की, जिसे हम कहते हैं पीताशय। यानी जो पित्त है वो कहाँ पर आ गया, गोल ब्लैडर में आ गया, पीताशय में आ गया, यानी बाइल कलेक्ट हो गया। अब जब भोजन आएगा, जब हम भोजन खाएंगे, आमाशय में आएगा, उसके बाद में छोटी आंत में जब आएगा, यहाँ से ग्रहणी से गुजरेगा। तो जब ग्रहणी से गुजरेगा तो ये जो बाइल है गोल ब्लैडर की, ये बाइल यहाँ से निकल कर इधर आ जाती है। अब फिर भी सीधे नहीं जुड़ती है, ये जुड़ जाती है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में जुड़ जाती है। और यहाँ पर पैनक्रियाज की जो नलिकाएं होती हैं वो अग्नाशयी रस को एकत्रित करती हैं। जो पैनक्रियाज रस होता है, पैनक्रियाज का जो जूस होता है, उसे ग्रहण करती हैं। अब पहले हम नाम भी जान लेते हैं, इनके नाम कौन कौन से होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, जो आमाशय है उसके ऊपर यकृत पाया जाता है, यकृत पालियों में विभक्त होता है। यहाँ पर डायफ्राम है, ये जो रेड कलर का है ये डायफ्राम है। और ये क्या है, यकृत के पार्ट हैं। यकृत से दो नलिकाएं आती हैं, एक इस वाले पार्ट से, एक लेफ्ट वाले पार्ट से, एक राइट वाले पार्ट से। अब यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, इसे हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट यानी इसे हम कहेंगे यकृत नलिका। तो यकृत से जो नलिका आई उसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक डक्ट कहते हैं। अब हेपेटिक डक्ट से जो जूस आया है, बाइल आया है, पित्त रस आया है, वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, ये गोल ब्लैडर पाया जाता है, यानी पीताशय पाया जाता है। अब यहाँ पर पीताशय में क्या संचित हो जाता है, पित्त रस संचित हो जाता है। इसकी जो नलिका है, यानी पीताशय की जो नलिका है, इसे हम क्या कहते हैं, साइटिक डक्ट कहते हैं। यानी अब इसमें क्या हो रहा है,
जब यकृत से आपस में जुड़ रही हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, जैसे राइट वाले पार्ट से आ रही है तो इसे हम कहेंगे राइट हिपेटिक डक्ट, और ये लेफ्ट से आ रही है तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। इसका नाम याद नहीं रखना है। ये दोनों जब आपस में जुड़ जाती हैं और बीच में जब संरचना बनाती है डक्ट, उसे हम कहते हैं हिपेटिक डक्ट यानी यकृत नलिका। अब यकृत नलिका से जो पित्त रस आया है, बाइल जूस आया है, वो कहाँ पर संचित हो जाता है, जब तक भोजन ग्रहणी में नहीं आता है तब तक गोल ब्लैडर पित्ताशय में संचित हो जाता है। अब पित्ताशय की जो साइटिक डक्ट है ये और हेपेटिक डक्ट जब आपस में जुड़ जाती है तो इन्हें हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, यानी इसे हम क्या कहेंगे, पित्त वाहिनी कहेंगे। अब ये पित्त वाहिनी भी सीधे नहीं जुड़ती है, अभी हमने बताया था। ये कहाँ पर आकर जुड़ जाती है, अग्नाशय से आकर जुड़ जाती है, पैनक्रियाज से आकर जुड़ जाती है। अब यहाँ पर पैनक्रियाज में क्या पाई जाती हैं, उसकी डक्ट्स पाई जाती हैं, उसकी नलिकाएं पाई जाती हैं जो अग्नाशयी रस को स्त्रावित करती है। अब यहाँ पर इसे हम कहेंगे पैनक्रियाज डक्ट, पैनक्रियाज डक्ट, या फिर इसे हम कहेंगे अग्नाशयी नलिका। अग्नाशयी नलिका अपना अग्नाशयी रस आएंगी, लेके आएंगी, और यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट जो है वो क्या करेगी, अपना रस स्त्रावित करेगी, यानी पित्त रस लाएगी। अब पित्त रस लाने के बाद में ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी, या कहाँ पर, ग्रहणी में। इसे हम क्या कहेंगे, ये जो पैनक्रियाज की डक्ट यानी कोमल बाइल डक्ट और पैनक्रियाज डक्ट आपस में जुड़ गई है, इसे हम क्या कहेंगे, हिपैटोपैनक्रियाजिक डक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि जो यकृत से आती है उन्हें हिपेटिक डक्ट कहते हैं, और यहाँ पर पित्ताशय से साइटेटिक डक्ट आपस में जुड़ जाती है तो इसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट यानी पित्त वाहिनी। ये पित्त वाहिनी कहाँ पर आ जाती है, पैनक्रियाज में आ जाती है, अग्नाशय में आ जाती है, अग्नाशय वाहिनी आती है, पैनक्रियाज डक्ट आती है। ये दोनों आपस में जुड़ जाती है, यानी पैनक्रियाज डक्ट और बाइल डक्ट आपस में जुड़कर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, और ये जुड़ जाती हैं ग्रहणी में। अब यहाँ पर इसकी आंतरिक संरचना में भी एक मस्कुलर ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, यानी अवरोधनी कहते हैं। अब यहाँ पर ये आपस में जुड़ गई हैं, इसे हमने क्या कहा था, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये ग्रहणी में आ जाती है और यहाँ पर पाई जाती है एक अवरोधनी, ये अवरोधनी है, स्फिंक्टर है, इसी हम क्या कहते हैं, ओडी की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमें पता है कि स्फिंक्टर क्या करता है, केवल एक दिशा में प्रवाह करता है, यानी यहाँ से जो जूस है जिसे हम, यानी जो यकृत का जूस है और पैनक्रियाज का जूस है, ये यहाँ पर तो आने देती है लेकिन वापस पीछे नहीं जाने देती है। यानी यहाँ पर जो भोजन आ रहा है उस भोजन में यहाँ पर इस जूस को तो डाल देंगी लेकिन भोजन को वापस अंदर नहीं आने देंगी। इसे हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। तो ये हो गया इन दोनों का कॉमन, यानी जो यकृत है वो पित्त रस लाता है, ये पैनक्रियाज अग्नाशय रस लाती है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ पर ग्रहणी में खोल देते हैं। इन्हें हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यकृत के बारे में, क्योंकि आपको इसका कार्य तो पता ही चल गया है कि ये कार्य किस प्रकार करता है। हमें पता है कि यकृत जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। डायफ्राम ये है ऊपर वाला, और यहाँ पर नीचे यकृत पाया जा रहा है। ये जो यकृत है हमें पता है कि ये पालियों में विभक्त होता है, यानी ये पार्ट्स में डिवाइड होता है। इन्हें हमने क्या कहा था, हिपेटिक कहा था। जो भी ये यहाँ से नलिका निकल रही थी उसे हमने क्या कहा था, हिपेटिक कहा था। हिपेटिक क्यों कहा था, क्योंकि इसमें हेक्सागोनियल स्ट्रक्चर पाई जाती है, हेक्सागोनियल स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए हमने इसे हिपेटिक कहा था। जैसे इसके अंदर ये क्या पाई जा रही है, हेक्सागोनियल स्ट्रक्चर पाई जा रही है। जैसे कि कोई भी मनुष्य होता है वो हमें पता है किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी तरह से जो यकृत है वो किससे मिलकर बना होता है, हेक्सागोनियल स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। हेपेटोसाइट्स यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स कहते हैं।
अब जब एक है तो उसे हम क्या कहेंगे, हिपेटिक कहेंगे, हिपेटिक साइट कहेंगे। और जब बहुत सारी हैं, यकृत में बहुत सारी हैं, तो हमें उन्हें हिपेटोसाइट्स कहते हैं, या फिर इसे कुफुर कोशिकाएं भी कहते हैं। इसके अंदर यकृत कोशिकाएं पाई जाती है। यकृत कोशिकाएं विन्यासित होती हैं, यानी इस प्रकार से ये डिजाइंड होती हैं, अरीय प्रकार की होती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं। सॉरी, ये थोड़ा छोटा बन गया है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। इस तरह से ये कोई कुफुर कोशिका है, हिपेटोसाइट है। इसमें यकृत कोशिकाएं अरीय प्रकार की होती हैं, यानी कुछ इस तरह से डिजाइंड होती हैं। ये क्या करती हैं, यकृत कोशिकाएं बाइल बनाती है, यानी पित्तरस बनाती हैं। ये पित्तरस बनाती हैं, और इसके साथ ही जब ये कार्य करती हैं, तो हमें पता है कोई भी कोशिका कार्य करती है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी क्रियाविधि किस प्रकार कार्य करता है। उससे पहले जान लेते हैं कि इसमें एक साइड में परत पाई जाती है जिससे हम कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल, ये क्या है, ग्लीसन कैप्सूल है। अब ये ग्लीसन कैप्सूल हम याद रख सकते हैं कि जब कोई मरीज मर जाता है, उसके बाद में उसका यकृत निकालता है, तो वो यकृत पूरे साइन कर रहा है, यानी ग्लिसन कर रहा है, तो इसे हम याद रख सकते हैं ग्लीसन कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो यकृत कोशिकाएं कार्य कर रही होती हैं, इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर वाहिनी आती है। जैसे ये वाहिनी है, ये क्या आ रही है, वाहिनी आ रही है, यानी आर्टरी है जिसे हम धमनी कहते हैं, वो आ रही है। अब यहाँ पर ये क्या करती हैं, इसके अंदर प्रविष्ट होती हैं। अब इसमें जो ऑक्सीजन होता है, हमें पता है कि कोई भी जो आर्टरी से या फिर जो धमनी से जो रक्त आता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी ये कैसा है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर है। अब ऑक्सीजन युक्त रुधिर से ये जो कोशिकाएं हैं ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगी, और जब आगे तक जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड इसे प्रदान कर देंगी, तो ये कैसा हो जाएगा, अशुद्ध रुधिर हो जाएगा। अब ये अशुद्ध रुधिर कहाँ पर आ जाता है, बीच में आ जाता है। इसी तरह से इसमें भी इसी तरह से होता है, सारी जो साइड्स होती हैं 6 की 6, उनमें इसी प्रकार से होता है, यानी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रुधिर है, वो कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है, और बीच में यहाँ पर अशुद्ध रुधिर हो जाता है। अब ये किस में बदल गई, सिरा में बदल गई। अब ये सिरा एक किस में, कुफुर कोशिका में बनी है। इसी तरह से इसमें ये जो यकृत है, इसमें बहुत सारी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, तो उससे जो निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यकृत सिरा कहते हैं। ये आपस में इनमें जितने भी अशुद्ध रुधिर की सिराएं हैं वो आपस में मिल जाती है और एक बड़ी सिरा का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यकृत सिरा कहते हैं, या फिर हेपेटिक वेन कहते हैं। हेपेटिक वेन कहते हैं। तो इसमें जो हेपेटिक वेन बना रही है वो कौन सी है, ये है एक कुफुर कोशिका के बीच में, तो इसे हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, यानी जो हेपेटिक वेन है उसकी ब्रांच है। ये कई सारी हो जाती है तब हेपेटिक वेन बनती है, तो इसे हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन। और ये जो रेड कलर की वाहिनी है इन्हें हम क्या कहते हैं, हेपेटिक आर्टरी कहते हैं, यानी जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इसमें आ जाता है। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड आने पर इसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक आर्टरी कहते हैं, या फिर यकृत धमनी कहते हैं। अब यकृत धमनी आगे जाकर प्रत्येक कोशिका में अलग अलग हो जाती है, ये प्रत्येक कोशिका में अलग अलग हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, यानी जो हेपेटिक आर्टरी है उसकी ब्रांच है। ये कई सारी मिल जाएं तो इन्हें हम कहते हैं हेपेटिक आर्टरी। इसकी संरचना को और विस्तार से जानने के लिए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमें पता है कि ये कोई
जीव है उसका हार्ट है। अब सामान्यतः हार्ट क्या करता है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, जिनमें क्या होता है, ये हार्ट पंप करता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है, एंटर करता है, उसके बाद में इसमें प्रविष्ट होता है, यहाँ से चला जाता है ये फेफड़ों में, और फेफड़ों से आता है शुद्ध रुधिर, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है, यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर प्रविष्ट होता है, इसके बाद में इसमें और निकल जाता है महाधमनी द्वारा, महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। और जब ऑर्गन्स में जाता है तो वहाँ पर हो जाता है डीऑक्सीनेटेड। जैसे ये कोई ऑर्गन है, ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3। अब इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, शुद्ध रुधिर है, वो यहाँ पर आता है, एंटर करता है इसमें। अब इसमें एंटर करने पर सामान्यतः क्या होता है कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इसमें प्रविष्ट करा देते हैं। ठीक है, सामान्यतः इस तरह से होता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है ऑर्गन में और डीऑक्सीनेटेड होकर सीधा हृदय में चला जाता है। लेकिन हमारे शरीर में इसके अलावा एक तंत्र पाया जाता है जिसमें क्या होता है कि ये कोई ऑर्गन है, ये अपवाद स्वरूप है, ये कोई ऑर्गन है, यहाँ पर क्या आई, धमनी आई, शुद्ध रुधिर आया। अब शुद्ध रुधिर यहाँ पर जब अशुद्ध रुधिर हो जाता है, यानी डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, तो सीधा या इसमें प्रवेश नहीं होता है, ये कहाँ पर चला जाता है, दूसरे ऑर्गन में, और दूसरे ऑर्गन में ये चला जाता है और दूसरे ऑर्गन से इसकी जो सिरा है उसमें से निकल जाता है। ऐसा केवल मानव शरीर में 2 जगह पर होता है, एक तो मस्तिष्क में होता है, एक छोटी आंत में होता है। तो अभी हम छोटी आंत के बारे में ही जान लेते हैं। यानी इसमें होता क्या है, जैसे ये कोई छोटी आंत है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है। अब यहाँ पर शुद्ध रुधिर आया, जब अशुद्ध रुधिर होगा, जैसे ये यकृत है, यकृत है, अब यहाँ पर स्थित है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ये छोटी आंत है। अब जो हृदय है वहाँ से शुद्ध रुधिर आ रहा है, इसमें प्रविष्ट हो रहा है इसके अंदर। अब इसमें रुधिर जब आता है तो ये कार्य करती है, यानी ये क्या करती है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड में बदल देती है। यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो सिरा निकलती है, इसमें जो रुधिर होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड होता है, उसके साथ ही वो ग्लूकोज से परिपूरित होता है, यानी उसमें ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज अधिक मात्रा में क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो छोटी आंत है वो क्या करती है, अवशोषण का कार्य करती है, और जो भोजन अवशोषित किया है उसे कहाँ पर डालती है, रुधिर में डालती है। अब रुधिर में क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड है, उसके साथ ही ग्लूकोज भी है। अब यदि ये हार्ट में चला जाए और हार्ट सारे शरीर में इसे पहुंचा दे तो इतना ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये ग्लूकोज कहाँ पर डाल दिया जाता है, यकृत में डाल दिया जाता है, और यकृत इसे ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लूकोज। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, और यहाँ पर आती है यकृत की वाहिनी, क्योंकि यकृत भी को कार्य कर रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, और यहाँ पर इसमें भी डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, इसमें डीऑक्सीनेटेड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज तो इसमें चला जाता है और ग्लाइकोजन बदल जाता है, और ये जो अशुद्ध रुधिर है वो इसमें साथ जुड़ जाता है और हृदय में चला जाता है। ये एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गन में शुद्ध रुधिर आता है, उसमें जो अशुद्धि हो जाती है तो वो दूसरे ऑर्गन में चला जाता है और उसके अशुद्ध रुधिर के साथ हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है इसे ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य या अवशोषण का कार्य कौन करता है, कुफुर कोशिकाएं करती है। अब यहाँ पर एक और वाहिनी आती है जिसे हम कहते हैं, ये वाहिनी कहाँ से आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से आ गई, और उसके बाद में ये इसके साथ ही जुड़ जाती है यहाँ पर, यानी ग्लूकोज इसमें आ जाता है। अब जब ग्लूकोज इसमें आएगा तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज भी ग्रहण कर लेंगी और ग्लाइकोजन में बदल देंगी। तो इस तरह से यहाँ पर 2 धमनियाँ, 2 हो गई अभी सिराएं,
सॉरी, एक तो सिरा हो गई, एक धमनी हो गई। सिरा में क्या है, ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन है, और यकृत कोशिकाएं जो हैं वो ग्लूकोज भी ग्रहण कर रही हैं और ऑक्सीजन भी ग्रहण कर रही हैं। और इसके साथ ही ये कोशिकाएं क्या करती हैं, पित्त रस का संश्लेषण करती हैं, यानी बाइल जूस बनाती हैं, बाइल जूस बनाती हैं। इसके लिए यहाँ पर एक और वाहिनी पाई जाती है, जैसे ये वाहिनी हो गई बाइल डक्ट की। अब ये बाइल डक्ट जो है वो कहाँ से ग्रहण करती है, इन कोशिकाओं से। ये जो कोशिकाएं हैं ये बाइल डक्ट बना रही हैं और ये चली जाती है यहाँ पर। तो इनके नाम क्या क्या होते हैं, रेड वाली कलर का तो नाम होता है ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्लू वाली का होता है ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। यानी जो अभी हमने पोर्टल सिस्टम पढ़ा, इसमें क्या हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो सिरा आ रही थी, इस सिरा को हमने क्या कहा था, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक यानी यकृत में जा रही है, और पोर्टल वेन है यानी पोर्टल सिस्टम से आ रही है। तो पोर्टल सिस्टम से आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। अब ये हेपेटिक पोर्टल वेन यकृत में जब आती है तो बहुत सारी वेन हो जाती है, अलग अलग कुफुर कोशिका के लिए अलग अलग हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये जो ग्रीन कलर की है इसे हम कहते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। ये जितनी भी कोशिकाएं होती है, कुफुर कोशिकाएं, सारी बाइल डक्ट बनाती हैं। इसमें जो एक कुफुर कोशिका की बात करें तो एक कुफुर कोशिका में क्या होते हैं, 3 यहाँ पर पाई जाती हैं। यह भी हमने एक तरफ की बात की थी। इसी तरह से जो बाइल डक्ट होती है वो भी इनके साथ ही पाई जाती है। तो इस तरह से एक सिस्टम बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पोर्टल ट्रायड कहते हैं। इन तीनों जो संरचनाएं होती हैं, तीनों वाहिनी होती है, इन्हें हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड, पोर्टल ट्रायड। यकृत का आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बाइल डक्ट हैं ये आपस में जुड़कर क्या बना लेती हैं, हेपेटिक डक्ट बना लेती हैं। और वो हेपेटिक डक्ट कहाँ पर जाती है, गोल ब्लैडर में जाती है, और गोल ब्लैडर की डक्ट के साथ जुड़कर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। यानी इसे तो हम पित्त वाहिनी कहते हैं और उसे हम साधारण पित्त वाहिनी कहते हैं। इसमें आपको ये वाला तंत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पोर्टल सिस्टम होता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से रक्त आता है और रक्त सीधा यकृत में पहुंच जाता है। यकृत में क्यों पहुंचता है, क्योंकि ग्लूकोज इसके अंदर होता है और यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यहाँ पर जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ग्लूकोज को ग्रहण कर लेती हैं और ग्लाइकोजन में बदलकर यहाँ पर संश्लेषित कर लेती हैं। तो ये तो हो गया यकृत की आंतरिक संरचना। अब हम जान लेते हैं पैनक्रियाज की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर ग्रहणी पाई जाती है और ग्रहणी के ऊपर स्थित होता है यकृत। ग्रहणी के ऊपर यकृत स्थित होता है। ये यकृत क्या करता है, कॉमन बाइल डक्ट लाता है। कॉमन बाइल डक्ट आ गया, यहाँ पर आ गई। उसके बाद में ये एंटर करती है पैनक्रियाज में। ये हो गई पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में एंटर हो गई। उसके बाद में यहाँ पर होती है डक्ट ऑफ वीरसन, यानी पैनक्रियाजिक डक्ट होती है। अग्नाशयी वाहिनी होती है, ये क्या करती है, अग्नाशयी रस को स्रावित करती हैं, अग्नाशयी रस लाती हैं पूरे पैनक्रियाज में से। और पूरे पैनक्रियाज में से जो अग्नाशयी रस आता है वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाता है, यानी इसे हम कहते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसमें क्या होता है, पित्तरस भी होता है और अग्नाशयी रस भी होता है। तो ये तो हमने पीछे अभी तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं पैनक्रियाज की आंतरिक संरचना। पैनक्रियाज में क्या होता है, यहाँ पर पैनक्रियाज में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पैनक्रियाज में 2 तरह की स्ट्रक्चर होती हैं। एक तो होता है एक्सोक्राइन पोर्शन यानी बहिस्त्रावी, और एक होती है अंतःस्त्रावी। तो जो बहिस्त्रावी होती हैं वो क्या करती हैं, एंजाइम रिलीज करती हैं, एंजाइम रिलीज करती हैं। उसके साथ ही बाइकार्बोनेट आयन HCO3-, ये भी हम बताएंगे कि बाइकार्बोनेट आयन क्यों रिलीज करती हैं। उसके साथ ही वाटर रिलीज करती हैं। और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है, एंडोक्राइन पोर्शन होता है, ये क्या करता है, हार्मोन स्त्रावित करता है। हमें पता है कि जो एंडोक्राइन यानी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन स्त्रावित करती हैं।
हार्मोन स्रावित कर दिया इन्होंने। ये हार्मोन कहाँ पर डाल देती हैं, सीधे ही यहाँ पर जो रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं इसमें डाल दिया जाता है। ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन। इसमें ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है इसे तो हम कहते हैं एनीसाई, एनीसाई, सॉरी एनीसाई नहीं, एसिनाई। इसे क्या कहते हैं, एसिनाई कहते हैं। ये क्या करता है, एंजाइम बाइकार्बोनेट आयन और जल रिलीज करता है। अब यहाँ पर जो ग्रहणी पाई जाती है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आमाशय में HCl पाया जाता है। वो क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम में कर देता है। अब अम्लीय माध्यम में HCl इसके अंदर है, और जो छोटी आंत है, ग्रहणी है, उसमें यदि अम्ल होगा तो वो उसकी दीवारों को काटने लग जाएगा। इस कारण इसमें बाइकार्बोनेट आयन होता है। ये क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है, एक तरह का क्षार होता है। और जब ये क्षार रिलीज करती हैं और ग्रहणी में डालती हैं इसे, तो ग्रहणी में क्या होता है, जो भोजन आता है वो कैसा हो जाता है, क्षारीय माध्यम में हो जाता है, जिससे इसके अंदर जो एंजाइम है वो भी कार्य करने लग जाते हैं। तो ये समझ में आ गया कि बाइकार्बोनेट आयन क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि ये क्षार होता है, ये क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो जो पैनक्रियाज होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये दोनों प्रकार की होती है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, यानी ये मिश्रित ग्रंथि होती है, या फिर हेटेरोसिस्ट ग्रंथि होती है, सॉरी हेटेरोक्राइन ग्रंथि होती है, यानी एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। ये जो एनीसाई, जो एंडोक्राइन है, सॉरी एक्सोक्राइन है, ये तो कुल पैनक्रियाज का 99% भाग होता है, और ये जो एक्सोक्राइन है, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो केवल 1 से 2% है। इसकी अगर हम बड़ी स्ट्रक्चर देखें, किसकी, एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन की जो ग्रंथियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं लैंगरहैंस की, लैंगरहैंस का द्वीप, या फिर आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें क्या क्या हो गई, एक तो एनीसाई हो गई और एक लैंगरहैंस का द्वीप हो गया। ये जो लैंगरहैंस का द्वीप होता है, इसमें बीच में तो पाई जाती हैं बीटा कोशिकाएं, बीच में बीटा कोशिकाएं, और साइड साइड में पाई जाती हैं अल्फा कोशिकाएं। ये जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं ये तो स्रावित करती है ग्लूकागोन, और इसके बीच में जो बीटा कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन स्रावित करती हैं। तो हमने भी पढ़ा था लैंगरहैंस में जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन, जिसमें से ग्लूकागोन तो कौन स्रावित करता है, इसके साइड में पाए जाने वाले अल्फा कण, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स, और बीच में जो बीटा पाई जाती है वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पैनक्रियाज में क्या क्या होता है। इसमें ये क्या है, ग्रहणी है, ग्रहणी है। अब ग्रहणी में पाचन होता है। पाचन कैसे होता है, ऊपर से आता है पित्तवाहिनी, सॉरी पित्तवाहिनी आती है, ऊपर से ये आ रही है पित्तवाहिनी। यहाँ पर आता है बाइल जूस, बाइल जूस यहाँ से पैनक्रियाज जूस। पैनक्रियाज में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर बना नहीं रखी है, क्यों नहीं बना रखी है, क्योंकि स्पेस कम है। तो इन्हें हम कहते हैं एनीसाई, सॉरी एसिनाई, इसे हम कहते हैं एसिनाई। और ये जो डॉट्स हैं इन्हें हम कहते हैं लैंगरहैंस का द्वीप, लैंगरहैंस का द्वीप। अब ये लैंगरहैंस का द्वीप क्या करते हैं, सीधे ही हार्मोन स्रावित करते हैं जो रक्त में डाल दिए जाते हैं। अब ये जो रक्त वाहिनी ऊपर से आ रही है, यहाँ पर सीधे ही इसमें डाल दिए जाएंगे हार्मोन, और ये पहुंचा देंगे हृदय में, और हृदय में पहुंचाने के बाद में वो पूरे शरीर में चला जाएगा। यानी ये जो लैंगरहैंस का द्वीप है ये कैसा है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये जो बहिस्रावी ग्रंथि है, पैनक्रियाज का बहिस्रावी पार्ट कौन सा है, एनीसाई, ये क्या करता है, हार्मोन सॉरी एंजाइम रिलीज करता है, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करता है और जल रिलीज करता है, जो बाइल डक्ट के साथ यानी पित्त वाहिनी के साथ आकर जुड़ जाता है और ग्रहणी में खुल जाता है। और यहाँ पर पाया जाता है एक अवरोधनी, एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ओडी की अवरोधनी।
ओडी की अवरोधिनी। इसे हम स्फिंक्टर ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो पैनक्रियाज है वो मिश्रित ग्रंथि है, हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। क्यों है? क्योंकि इसमें लैंगरहैंस का द्वीप तो अंतःस्रावी है और एनिसाई बहिस्रावी है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी किसे कहते हैं? एनिसाई ऐसी ग्रंथि जो क्या करती है, जिसमें नलिकाएं पाई जाती है, वो अपने एंजाइम को नलिकाओं के द्वारा कहीं सरफेस पर स्त्रावित करती हैं, उसे तो हम कहते हैं अंतःस्रावी। और बहिस्रावी किसे सॉरी इसे तो हम कहते हैं बहिस्रावी। अंतःस्रावी किसे कहते हैं? जो अपना हार्मोन सीधे ही रक्त में डाल देती है, उसमें कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो ये जो पैनक्रियाज है ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।